आज फिर हम एक बात कर लेते हैं अपनी, जैसे जिस तरह से हमने अभी हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था मीरा बाई के बारे में, तो उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो मीरा बाई की हमने जीवन संघर्ष देखा, इस तरह से वो जो उसमें चित्तौड़ जो शक्तिशाली एक तरह से राज्य था, और उसके बारे में जो संघर्ष, यानी मुगल भी उससे डरते थे, उसके सामने एक तरह से मीराबाई ने संघर्ष लिया। अमन, आप अभी प्रेजेंट करोगे या कल करोगे? कोई नहीं, कल आप ट्राई कर लेना एक बार घर पे बैठ के, शीशे के सामने खड़े होके ट्राई करो आप। क्योंकि भाई कल आपको इंटरव्यू भी देने हैं, सारी चीजें करनी है, जॉब में भी आना है। तो बिन नहीं बोल, ज्ञान आपके अंदर है, मुझे पता है इस बात का, मगर अगर नहीं बोलोगे तो फिर दिक्कत आएगी उससे। और ये कोशिश रहे, मतलब भाई, क्योंकि आजकल बच्चे वैसे नहीं रहे जैसे पहले होते थे। जब हम जैसे लोग बच्चे थे तो कभी क्लास में बोले नहीं किसी टीचर से, और वो कभी लगता है कि मतलब हमारा ड्रॉबैक रहा, शायद हमारी पर्सनैलिटी और डेवलप हो सकती थी। मगर ये है कि मेरी कोशिश ये रहती है कि हर बच्चा बोले, ताकि उसको किसी प्रकार की कोई कमी ना महसूस हो। कहीं फिर बाद में हम ये सोचें कि मतलब भाई हमारे टीचर ने शायद हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, और अगर मौका मिलता तो हम और अच्छा कर सकते थे। तो ये मान के चलो कि आपको मौका मिल रहा है, और जिंदगी में कहते हैं ना कि मौके बहुत कम होते हैं, मौके कभी कभार ही मिलते हैं। तो उसको जब भी मौका आपको मिलता है उसका अच्छा फायदा उठाना उस चीज का। अब शर्माने वाला जमाना जा चुका है, अब जमाना उसी का है जो बोलता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें आप। और चलो, आप कल या परसों जब भी आप कंफर्टेबल हो उस दिन बोलें आप। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप गलत बोलें सही बोलें वो जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी यही कि भाग लेना है और बोलना है। क्या बोलना है ये मैटर नहीं करता है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा। ठीक है, आज हम मीराबाई के बारे में ही बात कर लेते हैं। जिस तरह से हम कई दिन से, मतलब एक तरह से हमने टॉपिक चला रखा था मीराबाई का, उनके जीवन के बारे में हमने कुछ बातें की थी, फिर उसके साहित्य के बारे में बातें की थी। तो आज थोड़ा सा और बचा हुआ है छोटा सा पोर्शन, उसके बारे में बात कर लेते हैं, लेगेसी के बारे में कि मीराबाई की लेगेसी क्या रही, किस प्रकार से उसने विमेन, जो एक तरह से हम कहते हैं ना कि फ्रीडम जो स्ट्रगल था, फ्रीडम स्ट्रगल तो नहीं कह सकते हैं उसको, मगर ये है कि जो एक तरह से इंडिपेंडेंस थी महिलाओं की, उसको हम थोड़ा सा देखें एक बार कि वो उसने एक तरह से क्या, मतलब एक तरह से दिखाया उसमें। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मीराबाई की, तो हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि मध्यकाल का समय है। और मध्यकाल में जब हम बात कर रहे हैं तो ये समय वो समय है जब सबसे ज्यादा, जो कहते हैं ना कि अगर हम पिछड़ापन की बात करें, या फिर एक तरह से हम ये कहें कि मतलब भाई जो बाउंडेशन थी उसकी बात करें, तो महिलाओं के ऊपर काफी बाउंडेशन उस समय थी। जिस तरह से पितृसत्तात्मक समाज था, और उस समाज में हमें जो समस्याएं देखने मिल रही थी, उस समाज में सबसे बड़ी जो समस्या थी महिलाओं की, उनको मतलब एक तरह से यही हमें देखने को मिलता है कि जो उनकी आवाज नहीं है, उनकी या फिर उनकी आवाज को हमेशा दबाया जा रहा है। और सबसे बड़ी जो समस्या हमें अगर मीराबाई के केस में देखने को मिलती है, उसका पति मतलब एक तरह से मर चुका है, या फिर हम कह सकते हैं कि पति उसका जीवित नहीं है। और जब पति जीवित नहीं होता है तो सबसे बड़ी जो समस्या हमें देखने को मिलती है वो महिलाओं की कंडीशन में वो ये रहता है कि भाई, या दूसरी शादी का तो कोई संभावना उसमें बहुत कम दिखाई पड़ती है। और जिस प्रकार से मीरा ने भक्ति का मार्ग चुना, और भक्ति के मार्ग से फिर जिस प्रकार से वो ये कहती है ना कि मतलब भाई
कि क्योंकि जब हम बुक ले लो, पता है उसको, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं क्या है, अभी तो पढ़ाया था मैडम ने सारा प्रूफ और या मत बोलो भाई। सब को पढ़ा रहे हैं, बुक ले लो अपनी। तो जिस प्रकार से हम मध्ययुगीन नारी के समाज की बात करते हैं, तो ये एक तरह से नारी विरोधी समाज है उस समय का, जिन्होंने सामाजिक रूढ़ियों और पारंपरिक मान्यताओं को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। बंद हो रखी हो तो गैस बंद है क्या? मैं बंद नहीं कर क्या कदे वैसे बंद हो रखे हो। तो हम जैसे उस दिन बात कर रहे थे कि निर्मल ज्ञान की बारे में, जो निर्मल ज्ञानी जो साधु थे, उनको ही मीरा ने एक तरह से अपना परिवार या माता पिता घर कुटुंब मांग लिया है, और उनके हाथ बिकने को भी वो तैयार हो जाती है। और बार बार राणा उसको समझाते हैं, मगर उसके न मानकर वो एक तरह से न केवल राणा का बल्कि महाराणा की बल्कि पूरी सामंती समाज की आज्ञा के उल्लंघन एक तरह से वो करती है, जिसकी वजह से मीरा को वो नारी विरोधी या फिर एक तरह से कुलनाशी तक वो बात कहते हैं। मीरा एक तरह से पूरी जो सामंती समाज था उसके जो जितने भी व्यवस्था के कुचक्कर थे, उनके सामने एक तरह से वो तनकर खड़ी है। वो किसी डरती नहीं है और न ही किसी की चिंता करती है। उसने अपनी स्वतंत्रता का जो मार्ग है स्वयं प्रशस्त किया है। उस मार्ग पर वो झूमते गाते हुए गर्व सहित आगे भी बढ़ती हैं। सामंती जो शासन था उसका जो कहते ना कि भाई हमें जो देखने को मिलता है कि मीरा का जो विरोध है वो हम देखते हैं कि नारी नारी विद्रोह का प्रतीक एक तरह से। यद्यपि उस समय का मतलब उस युग में जो ताज था, चंद्रमुखी या फिर अन्य, जैसे उस युग की अगर हम बात करें तो कुछ महिलाओं के नाम हमारे सामने आते हैं जो कवित्रियां थी या फिर कुछ और वैसे, मतलब उस समय का जो कहते ना कि समाज था उसमें नाम हमें देखने मिलता। ताज ताज है एक, सवर्ण लली, चंद्रमुखी जैसी कवित्रियां हुई हैं, लेकिन उनके जीवन में न कोई चुनौती थी न कोई उनके साथ संघर्ष, जैसा हमें मीरा के साथ दिखता है। और कई बार ये भी कहा जाता है कि उनके काव्य में वो जीवंतता नहीं है जो जो एक तरह से मीरा के काव्य में हमें दिखाई पड़ती है। मीरा का काव्य की अगर बात की जाए तो उसके युग के संदर्भों में रखकर देखना चाहिए। यानी अगर हम आज मीरा के काव्य की आज के युग में अगर हम उसकी मतलब एक तरह से उसको रखकर उसका चिंतन करें या फिर उसका उसकी एक तरह से एनालिसिस करें तो वो सही नहीं होगा। उसको हमें उस समय के जो समाज है उस समय के समाज के संदर्भ में रखकर देखना चाहिए। कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त विषम परिस्थितियों में लड़ने का उसका साहस, यानी कृष्ण की भक्ति तो है ही, वो एक अलग पक्ष है। ये उसका पक्ष निकलता है जब वो साधु सन्यासियों के साथ होती है या फिर शाम को जो वो कीर्तन करती है या द्वारका में जाके जब वो वहां पर निवास करने लग जाती है, तो वहां पे हमें कृष्ण भक्ति तो देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो कृष्ण भक्ति में भी जो संघर्ष है वो संघर्ष ये है कि महिला है। एक पुरुष समाज में जब हमारे सामने अधिकतर जो संत हैं वो पुरुष दिखाई पड़ते हैं, और जब भी हम समाज की परंपराओं की बात करते हैं तो पुरुष संत को स्वीकार करना सबके लिए आसान सी बात होती है। मगर वही बात जब वो महिला के बारे में बात करेंगे तो उसके चरित्र के भी ऊपर बात उठाई जाएंगी,
यानी पता नहीं भाई किस किस तरह की संगति में ये साधुओं में रहती है, कैसे क्या होता है, यानी कि जो जनरल जो बात आती है वो भी उठाई जाएंगी। तो उन सारी बातों के सामने वो खड़ी है तनकर, और अपने काव्य के द्वारा उनको, मतलब भजनों के द्वारा उनको, हर किसी को वो अपना जवाब देती है। और इसके अतिरिक्त उसका जो समाज है, घर परिवार है, और उनकी जो थोथी मर्यादाएं हैं, उनके सामने भी वो तनकर खड़ी है, और अपना जो प्रथम पथ है उसका जो भक्ति है उसको नहीं छोड़ रही है। अनेक प्रकार की कितनी की यातनाएं हो सकती हैं, संघर्ष था, वो हमें मीरा का यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। मगर उसके बावजूद भी उसकी शक्ति और नारी गरिमा और उसकी स्वतंत्रता का जो मार्ग था, उससे मारी से मतलब मीरा हटती नहीं है। बल्कि हम ये कहते हैं कि जो स्वतंत्रता का मार्ग प्रस्तुत करने की ललक, यानी जिस तरह से हम कहते हैं ना कि जो समाज की थोथी मर्यादाओं से लड़ने की उसकी शक्ति तथा नारी गरिमा और उसकी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करने की ललक, मीरा को नारी जीवन के संघर्ष का एक तरह से उज्जवल मान नक्षत्र बनाती है। यानी एक ऐसा तारा पुंज को बनाती है जो हमेशा उज्ज्वलित रहता है। और मध्य युग की मीरा उस समय संतों के लिए चुनौती रही होगी, और वो जो विचार मीरा के उस समय थे महिला शक्ति के लिए, या फिर महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए, या फिर समाज की जो एक तरह से कहते हैं ना कि समाज की जो व्यवस्था बनाई गई है, और उस व्यवस्थाओं में किस प्रकार से हमें थोथापन दिखाई पड़ता है, या फिर परंपराओं के नाम पर मतलब महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है। तो वो जो विचार है मीरा के, वो आज भी हमें वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे कि पहले हमें उस समय दिखाई पड़ते थे। तो ये जो मीरा है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो भक्ति आंदोलन था उसकी सबसे सशक्त और उज्जवल एक तरह से सितारा हमें देखने को मिलता है, जिसने न केवल मध्यकाल को रोशन किया बल्कि आज भी उसकी शिक्षाएं हमें मतलब जीवन में नए आयाम स्थापित करने का साहस देती हैं। तो इन्हीं बातों के साथ हम आज मीराबाई का टॉपिक समाप्त करते हैं। इसमें कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो उसके बारे में फिर हम बात कर सकते हैं। कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो उसके बारे में फिर हम बात कर सकते हैं। बताओ भाई, आशीष या फिर जोगिंदर। हाँ जी।